viewers, in this video we discuss class 9 chapter 10 gravitation. If you like our video, please subscribe our channel. अब हम बात करते हैं ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स की. The force with which the earth pulls the object towards it is called the gravitational force of earth or gravity of earth. It is due to the gravitational force of earth that all the objects fall towards the earth when released from the height. The gravitational force of earth, or we can say the gravity of earth, is responsible for holding the atmosphere above the earth, for the rain falling to the earth, and for the flow of water in the river. It is also the gravitational force of earth or gravity of the earth which keep us firmly on the ground and we do not float here and there. जिस फोर्स से पृथ्वी ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर खींचती है उसे हम अर्थ का या पृथ्वी का ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है कि ऊंचाई से गिरने वाली सभी वस्तुएं जो होती हैं वो अर्थ की ओर ही गिरती हैं. अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी के ऊपर के वातावरण को पकड़ने के लिए या हम ये कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर को होल्ड करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है. जिसके एग्जाम्पल होते हैं बारिश जो डायरेक्टली पृथ्वी पे गिरती है या नदियों में बहने वाला पानी. According to Newton, every object in this universe attracts every other object with a certain force. The force with which two objects attract each other is called gravitational force or gravity. The gravitational force between two objects acts even if the two objects are not connected by any means. If the mass of the object or bodies are smaller, then the gravitational force between them is very small, which cannot be detected very easily. जिसका एग्जाम्पल है two stones lying on the ground attract each other, but since their mass are so small, the gravitational force of attraction between them is small, and hence we do not see that one stone moving towards the other stone. If, however, one of the object or bodies is very big, having a very large mass, then the gravitational force becomes very large and it can affect very easily, or we can see very easily. न्यूटन के अनुसार इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट एक निश्चित फोर्स के साथ दूसरी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है. द फोर्स जिसके साथ दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है या ग्रेविटी अपन कहते हैं. दो वस्तुओं या किसी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स तभी वर्क करता है जब दोनों ऑब्जेक्ट किसी न किसी मीडियम से जुड़े हुए न हों. यदि ऑब्जेक्ट्स का मास बहुत ही स्मॉल है तो उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो बहुत ही छोटा होगा जिसे हम आसानी से देख भी नहीं सकते हैं. जिसका एग्जाम्पल है ज़मीन पे पड़े हुए दो छोटे छोटे पत्थर. ये एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करेंगे लेकिन इनका मास इतना छोटा होगा कि हम इनके बीच के अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स को ईजिली देख नहीं पाते हैं और वो हमें सामने ऐसे ही दिखते हैं कि हाँ दो पत्थर पड़े हुए हैं. हालांकि हर जो वस्तु होती है उनमें से अगर कोई जो बहुत बड़ी है और जिसका मास इंडेक्स भी काफ़ी बड़ा है तो उनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो बहुत बड़ा होगा और जिसका प्रभाव आसानी से देखा जा सकता है. अब हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज गिवन बाय न्यूटन, सो इट इज आल्सो कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. According to law of gravitation, everybody in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their mass and inversely proportional to the square of the distance between them. ग्रेविटेशनल का यूनिवर्सल जो ये लॉ है ये न्यूटन ने दिया था, इसलिए हम इसे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं. इस लॉ के अकॉर्डिंग एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स. एक चीज़ या कोई भी एक बॉडी दूसरी बॉडी को एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मास
और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग दिया गया है, उन दोनों इक्वेशंस को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, जिसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स जब जुड़ता है तो इक्वेशन बनती है F इज इक्वल टू g इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ पर g कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g does not depend on the medium between the two bodies. It is also not depend on the mass of the bodies or the distance between them. This formula is applicable anywhere in the universe and it is a mathematical expression of universal law of gravitation. Since the gravitational force between two bodies is inversely proportional to the square of the distance between them, therefore, if we double the distance between two bodies, the gravitational force becomes 1/4, and even we have a distance between two bodies, then the gravitational force becomes 4 times. अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग दिया गया है, उन दोनों इक्वेशंस को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, जिसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स जब जुड़ता है तो इक्वेशन बनती है F इज इक्वल टू g इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ पर g कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g does not depend on the medium between the two bodies. It is also not depend on the mass of the bodies or the distance between them. This formula is applicable anywhere in the universe and it is a mathematical expression of universal law of gravitation. Since the gravitational force between two bodies is inversely proportional to the square of the distance between them, therefore, if we double the distance between two bodies, the gravitational force becomes 1/4, and even we have a distance between two bodies, then the gravitational force becomes 4 times. अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी जिसको हम डिनोट करते हैं g से। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द ग्रेविटेशन फोर्स F between two bodies of mass m1 and m2 placed at a distance r apart is given by a following equation. F is equal to g into m1 into m2 upon r का स्क्वायर। इस इक्वेशन को जब हम रीअरेंज करते हैं एक एक्सप्रेशन जब ग्रेविटेशन कांस्टेंट g के लिए, तो ये इक्वेशन कन्वर्ट होती है g इज इक्वल टू फोर्स इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, जहाँ पर यूनिट ऑफ फोर्स F जो है वो है न्यूटन, यूनिट ऑफ डिस्टेंस r इज m, यूनिट ऑफ मास m1 एंड m2 इज kg। ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर या nm स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ g हैज़ बीन फाउंड टू बी 6.7 इंटू 10⁻1 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर। Thus, the gravitational constant g is numerically equal to the force of gravitation which exists between two bodies of unit mass kept at a unit distance from each other. The exactly small value of gravitational constant g tell us that the force of gravitation between any two ordinary objects will be very, very weak. अब हम बात करेंगे Kepler's law of planetary motion की। Johannes Kepler was a 16th century astronomer who established 3 laws which govern the motion of a planet around the sun. These are known as Kepler's law of planetary motion. Now first we discuss the first law of Kepler, which says that the planet moves in the elliptical orbit around the sun with the sun at one of the two focus of the elliptical orbit. This law means that the orbit or a path of a planet around the sun is an oval shape and are not an exact circle. The elliptical path has two focus and the sun is at one of the two focus of the elliptical path, which we can denote it or we can see in a
Diagram. Planet P is moving around the Sun as in an elliptical orbit. The elliptical orbit has two focus, F1 and F2. The Sun is situated at the focus F1. Now second law of Kepler's motion. Kepler's का second law of motion कहता है that each planet revolves around the sun in such a way that the line joining the planet to the sun sweeps over the equal area in equal interval of time. We know that planet moves around the sun in an elliptical orbit with the sun at one on its focus. Now since the line joining the planet and the sun sweeps over equal area in equal interval of time, it means that a planet moves faster when it closer to the sun and it moves slowly when it is farther from the sun. You can see in our diagram which we can show. In this diagram, a planet P is moving in an elliptical orbit around the sun. When a planet is nearer to the sun, a position A is traveled faster and it sweeps over an area ABC in time t. On the other hand, when the same planet is farther move around the sun at the position A, it moves slowly but sweeps over an equal area A, B, C in the same time t. Thus, the Kepler's second law tells that a planet does not move with a constant speed around the sun. A speed is greater when a planet is nearer to the sun and lesser when planet is farther away from the sun. Kepler's third law of motion के बारे में अब बात करेंगे. Kepler's third law of motion states that the cube of the mean distance of the planet from the sun is directly proportional to the square of time it takes to move around the sun. इसे हम एक इक्वेशन से एक्सप्रेस कर सकते हैं that r cube is directly proportional to t square. r cube is equal to constant into t square. तो कांस्टेंट के बराबर क्या हुआ, r क्यूब अपॉन में t स्क्वायर, जहाँ पर r का मतलब है मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन और जहाँ t का मतलब है टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन. Thus the Kepler gave the law of planetary motion, but he could not give the theory to explain the motion of the planet. इस चीज़ को न्यूटन ने एक खास तरीके से एक्सप्लेन किया या शो किया जिसमें कहा गया द कॉज ऑफ द मोशन ऑफ प्लैनेट इन अ ग्रेविटेशनल फोर्स विच द सन एक्सर्ट फ्रॉम दैम. इन फैक्ट द न्यूटन used the Kepler's third law of planetary motion to develop the universal gravitational constant law. अब हम बात करते हैं न्यूटन इनवर्स स्क्वायर रूल की. न्यूटन ने अपने ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उसने कहा है द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. इसी को इनवर्स स्क्वायर रूल कहा गया. इसको इक्वेशन में हम कैसे लिखेंगे, फोर्स जो है F वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के. न्यूटन गॉट द आइडिया ऑफ इनवर्स स्क्वायर रूल for gravitational force between two bodies by applying Kepler's third law to the orbit of the planet around the sun. Kepler's third law से ही न्यूटन ने इनवर्स स्क्वायर रूल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स का आइडिया निकाला. An important assumption made for this purpose is that the orbit of planet around the sun is circular. Newton derived the inverse square rule for gravitational force is as follows. न्यूटन ने क्या कंसिडर किया कि प्लैनेट ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी और अ स्पीड v अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r. तो सेंट्रीपिटल फोर्स F जो होगा वो ऑर्बिट प्लैनेट पे जब एक्ट करेगा तो उसे हम कैसे लिखेंगे, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, जहाँ पर m जो है वो मास है गिवन प्लैनेट का जो कि कांस्टेंट है. तो इस वजह से इक्वेशन अब क्या बनेगी, F इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर अपॉन r, जिसे हम क्या डिनोट करेंगे इक्वेशन 1 से. तो अभी इसी इनवर्स स्क्वायर रूल को सेकंड इक्वेशन तक लाने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं. इसमें आएगा प्लैनेट टेक टाइम t टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, जिसे हम डिनोट करेंगे 2πr से अराउंड द सन
तो उसका वेलोसिटी v जो होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, v इज इक्वल टू 2πr/t। यहाँ पर जो फैक्टर 2π है ये क्या है, कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट हो जाएगा तो इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, v इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस अपॉन टाइम t। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे। दोनों साइड पे स्क्वायर लेने पर इक्वेशन कैसे डिनोट होगी, v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। इफ़ वी मल्टीप्लाई एज वेल एज डिवाइड द राइट साइड ऑफ दिस रिलेशन बाय r, तो इक्वेशन हमें क्या मिलेगी, v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब अपॉन t स्क्वायर इंटू 1 अपॉन r। अब इसमें कैपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के अकॉर्डिंग जो फैक्टर r क्यूब अपॉन t स्क्वायर है वो क्या है, कांस्टेंट। तो अब ये रिलेशन कैसे लिखा जाएगा, v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। अब जो हमारी सबसे पहले इक्वेशन थी, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, अब इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, 1 अपॉन r को प्लेस करेंगे v स्क्वायर के रिलेशन में। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r इंटू r, या फिर इसे हम डिनोट कर सकते हैं फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r का स्क्वायर। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। It was this conclusion obtained by using Kepler's third law of planetary motion, जिसे न्यूटन के फॉर्मूला में कहा गया न्यूटन इनवर्स स्क्वायर रूल। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे डिनोट किया जाता है g से। इफ़ यू ड्रॉप अ बॉडी, या मान लीजिए किसी स्टोन को, अगर हम जिसका मास m है उसको डिस्टेंस r से सेंटर ऑफ द अर्थ ऑफ मास m अगर हम कोई चीज़ फेंकते हैं, देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी इज गिवन बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसे हम डिनोट करेंगे फोर्स इज इक्वल टू g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, जिसमें कि g जो होगा वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा, स्मॉल m जो है वो मास है स्टोन का या उस बॉडी का जिसे हम अर्थ की तरफ फेंकते हैं, कैपिटल M जो है वो मास है सेंट्रल ऑफ अर्थ का, r जो है वो है डिस्टेंस जो कि मास m से जो नीचे अर्थ है उसके बीच का है। दिस फोर्स इज एक्सर्टेड बाय अर्थ प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द स्टोन ड्यू टू विच द स्टोन मूव्स डाउनवर्ड, और वी कैन से दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसे हम इक्वेशन में डिनोट करते हैं F इज इक्वल टू m इंटू ए। जो इससे पहले हमने इक्वेशन लिखी थी जिसमें कि हमने फोर्स को डिनोट किया था g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r का स्क्वायर, इसे हम करेंगे इक्वेशन 1 से डिनोट। सेकेंडली जो एक्सेलरेशन होगा, जिसको कि हम फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिख रहे हैं, इसको अगर एक्सेलरेशन हमें निकालना है स्टोन का, तो इक्वेशन क्या बनेगी, F इज इक्वल टू मास फोर्स अपॉन में मास, जिसे हम इक्वेशन 2 से डिनोट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में फोर्स का वैल्यू जो F है उसको जब सेकंड के साथ में मिला के जब एक रिलेशन लिखा जाएगा, उसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू कैसे लिखेंगे, A इज इक्वल टू g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर इंटू स्मॉल m, और वी कैन से दैट A इज इक्वल टू g इंटू m अपॉन r का स्क्वायर। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम सिंबल g से डिनोट करते हैं। पहले वाली इक्वेशन क्या थी, a इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू m अपॉन r का स्क्वायर। तो अब a की जगह हम जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसका सिंबल g है उसको रिप्लेस कर देंगे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या बना, g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर। कैपिटल G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M क्या है, मास ऑफ अर्थ, कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। अब जो है इसी फॉर्मूला के अंदर हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ का जब वैल्यू पुट करेंगे तो जी का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। कई बार हम लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जो वैल्यू है इसको राउंड ऑफ करके फिगर में लिखते हैं 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब हम बात करते हैं मास की।
मास क्या होता है? द मास ऑफ अ बॉडी इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर और मटेरियल कंटेन इन इट। किसी भी बॉडी में जो मैटर या मटेरियल की क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है, वही उसका मास कहलाता है। मास क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। मास का केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। द मास ऑफ अ बॉडी और ए ऑब्जेक्ट इज कॉमनली मेजर्ड बाय एन इक्वल आर्म बैलेंस। एक इक्वल आर्म बैलेंस जो इक्विपमेंट होता है उसी से कॉमनली हम बॉडी का मास वेट करते हैं। मास का ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? केजी। अब बात करते हैं वेट की। वेट में हम क्या सबसे पहले हम किस चीज़ के बारे में जानेंगे कि वेट एक्चुअल में होता क्या है। तो जो द अर्थ है, इट अट्रैक्ट्स एवरी बॉडी और ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर विद अ सर्टेन फोर्स which depend on the mass of the body and the acceleration due to gravity at that place. The weight of the body is the force with which it attracted towards the center of the earth. या इसे हम एक और सिंपल भाषा में कहें, the force of earth gravity acting on a body is known as its weight. जिसे एक सिंपल से फॉर्मूला में लिखेंगे हम, F is equal to m into g, जहाँ पर m क्या है? मास है, और जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट क्या हुआ? वेट के लिए एक सिंपल सा डेफिनेशन इसमें फिर क्रिएट होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन अ बॉडी इज नोन एज इट्स वेट, जिसे हम W से डिनोट करते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वाला जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, F इज इक्वल टू m इंटू जी, इसमें F की जगह जो हम है W को पुट करेंगे तो हमारे पास नई इक्वेशन क्या बनी? W इज इक्वल टू m इंटू जी, जहाँ पे m क्या है? मास ऑफ बॉडी, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और W जो है वो है वेट। वेट का ऐसा यूनिट क्या हुआ? न्यूटन। क्योंकि वेट जो है, वेट इज मेजर्ड एज सेम इन द यूनिट ऑफ फोर्स। वेट को भी फोर्स की यूनिट से ही मेजर किया जाता है, इसलिए ऐसा यूनिट फोर्स की जो है वो है न्यूटन। तो हम वेट को भी उसी चीज़ से ही मेजर करेंगे। अब हम बात करते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर की। प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ प्रेशर वी शुड डिवाइड अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट by the area of the object on which it acts. So the formula of calculating pressure is equal to force upon area. SI unit of force क्या है? न्यूटन। तो SI unit of measuring area is स्क्वायर मीटर। तो इसका फॉर्मूला जो शॉर्टकट में बनेगा वो बनेगा m स्क्वायर। Therefore the SI unit of measuring pressure is Newton per square meter, which is also called Pascal. तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अब हम डिस्कस करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द अपवर्ड बाइंड फोर्स दैट इज एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड whether fully or partially submerged is equal to the weight of the fluid that the body displaced and act in the upward direction at the center of the mass of the displaced fluid. आर्किमिडीज के फॉर्मूला, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को एक फॉर्मूला में लिखा गया, जिसे डिनोट किया गया बहुत ही सिंपल फॉर्म में। इसे लिखा जाता है Fb इज इक्वल टू P इंटू जी इंटू वी। Fb क्या है? बॉइंट फोर्स, P is the density of fluid, V is the submerged volume and G is the acceleration due to gravity.